नमस्कार दोस्तों। आज क्लास 9th का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसके बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे आज। इससे पहले मैं भौगोलिक खोज पढ़ा चुका हूँ। उसी के आगे मैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ाना शुरू करता हूँ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में इस अध्याय में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका परिचय समझते हैं। अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। ये मैं पहले पढ़ाया हूँ, ठीक है, जिसे नई दुनिया का नाम दिया गया। बाद में इसे अमेरिगो वेसुपुची नामक एक नाविक ने विस्तार पूर्वक खोजा, जिसके नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका रखा गया। तो आपको ये भी पता होगा, जब पहला वीडियो आप पढ़ चुके होंगे उसमें ये बताए थे, जब भौगोलिक खोज हुआ तो उपनिवेशवाद उदय हुआ था। उपनिवेशवाद का उदय हुआ था, मतलब जो ताकतवर और शक्तिशाली देश था, उस नए नए देशों में जाकर अपना वर्चस्व जमाने के लिए वहाँ के कुछ क्षेत्रों को या पूरे देश को अपने कब्जे में लेकर अपने हिसाब से व्यापार करता था, जिसे उपनिवेशवाद कहा गया। उसी तरह अमेरिका में भी उपनिवेश की स्थापना की गई। समझिए थोड़ा इसको, है ना। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने 13 उपनिवेश बसाए। तो इसमें सबसे एक मज़ेदार बात यह है ना, तो इंग्लैंड में जो 13 उपनिवेश बसाए गए, जो अमेरिका में 13 उपनिवेश बसाए गए, उसमें अधिकतर जो निवासी थे वो इंग्लैंड के थे। मज़ेदार सी बात है, क्योंकि इंग्लैंड के बहुत सारे लोगों को लाकर वहाँ पर बसाया गया और बहुत सारे लोग बसे भी आकर। तो एक बहुत बड़ा वो शहर का रूप ले लिया, जिसमें कम से कम 13 उपनिवेश को उसने अपने क्षेत्राधिकार में लेकर वहाँ पर शासन शुरू किया। खास कर इंग्लैंड वाले लोग, इंग्लैंड का शासन उस 13 उपनिवेश पर रहता था। अब इसमें स्वतंत्रता क्यों हुआ, उसके कारण क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। समझिए स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण क्या था। मैं एक बार पढ़ता हूँ फिर उसके बाद समझाऊंगा। अमेरिकी लोग इंग्लैंड से आज़ाद क्यों होना चाहते थे, इसके प्रमुख कारण ये थे। देखिए समझिए, पहला क्या है, राजनीतिक स्वायत्तता की कमी। मतलब अमेरिका में ना राजनीतिक तौर पर इंग्लैंड की अच्छी पकड़ नहीं थी, मतलब वहाँ तालमेल हुआ अच्छा से नहीं बैठा पा रहा था। इसका कारण क्या था, इसका कारण यह था कि उपनिवेश के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा चुने जाते थे, जो वहाँ की जनता की नहीं सुनते थे। मतलब वहाँ जो गवर्नर एक तरह की सरकार होती थी, जो अमेरिकी उपनिवेश पे जाकर अपना शासन चलाता था, उसे इंग्लैंड का राजा चुनकर भेजता था और वह सिर्फ इंग्लैंड की राजा का ही बात सुनता था। वहाँ की जनता कोई भी तकलीफ में उसे कोई लेना देना नहीं रहता था, जिस लेकर वहाँ की जनता इससे क्या थी, नाखुश थी और असंतोष थी, जो कहीं ना कहीं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को आग देने का काम कर रहा था। दूसरा समझते हैं, दूसरा पॉइंट क्या, भौगोलिक दूरी। दूसरा पॉइंट अगर समझते हैं भौगोलिक दूरी के बारे में, तो भौगोलिक दूरी क्या था, तो भौगोलिक दूरी कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच 3000 मील की दूरी और अटलांटिक महासागर था, जिससे तालमेल बिठाना मुश्किल था। मतलब उस समय तो उतने अच्छे जहाज खोजे नहीं गए थे। जिस तरह के जहाज खोजे गए थे, आने जाने में समय लगता था। जब आने जाने में समय लगेगा तो दूरी वहाँ की बहुत थी, जिससे इंग्लैंड से डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर शासन चलाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, मतलब संभव नहीं हो रहा था। बहुत दूरी थी, है ना। जब तक अगर वहाँ युद्ध हो जाए तो वहाँ से सेना पहुँचते पहुँचते युद्ध क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब इतनी दूरी थी उन दोनों के बीच में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसका क्या कारण था, धार्मिक मतभेद। धार्मिक मतभेद भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान निभाया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। धार्मिक मतभेद क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम समझेंगे। इंग्लैंड के लोग एंग्लिकन मत मानते थे, जबकि अमेरिका की जनता प्यूरिटन थी। कहने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की जनता प्यूरिटन थी, मतलब ये दोनों जो मत मानने वाले थे, क्रिश्चियन में दो पार्ट थे, मतलब क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म मानते थे उसमें भी दो भाग थे, एक थे एंग्लिकन, एक थे प्यूरिटन। एंग्लिकन उसे कहा जाता था जिसमें चर्च का जो पोप होता था, अध्यक्ष होता था, उसका सर्वोसर्वा रहता था, मतलब उसे राजा नियुक्त करता था और उस धर्म को मानने वाले पोप की बातों को मानता था। मतलब जो बोल दिया उसका बात सत्य होगा। मतलब एक तरह से अंधकारमय मध्यकालीन की बात करें, मध्यकालीन यूरोप में था, उसी तरह की बातें इसमें हो रही थी। लेकिन प्यूरिटन क्या था, प्यूरिटन भी ईसाई धर्म था, लेकिन उससे अलग था। वो धर्म की स्वतंत्रता चाहता था। वो चाहता था कि धर्म में किसी भी राजा या राजनीतिक लोगों का इसमें हस्तक्षेप ना हो, और वो क्या रहे, इससे दूर रहे। धार्मिक कार्यों में लोग जनता की सहमति हो, लोग अपने अनुसार धर्म को मानने के लिए बाध्य हो, ना कि किसी दूसरे के ऊपर थोपे गए धर्म को माना जाए। तो जिस कारण इन दोनों के बीच विवाद होते रहता था। तो अमेरिकी उपनिवेश में अधिकतर एंग्लिकन मत वाले लोग रहते थे, और बहुत सारे इंग्लैंड से लोग निकलकर धर्म की स्वतंत्रता की खोज में निकलकर वहाँ जाकर बसे थे। उसमें कुछ प्यूरिटन मत वाले भी ईसाई धर्म के लोग थे, जिस कारण हमेशा राजा और वहाँ के लोगों के बीच मतभेद होता रहता था। तो ये धार्मिक मतभेद हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा। अगर आगे की बात किया जाए, वही लिखा हुआ है, समझ लीजिए थोड़ा सा। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। क्या है, धार्मिक मत है ना, एंग्लिकन मत। यह मत इंग्लैंड का राजधर्म था, वही मैं बता चुका हूँ। इंग्लैंड से आए लोग अधिकतर एंग्लिकन मत को मानते थे, मैं ये भी बता चुका हूँ। अगला पॉइंट क्या है, प्यूरिटन मत। कई लोग धार्मिक स्वतंत्रता की खोज में इंग्लैंड से अमेरिका आए थे, वो प्यूरिटन मत को मानते थे। चलिए अगला क्या, आर्थिक शोषण। ठीक है, आर्थिक शोषण के बारे में समझते हैं। इंग्लैंड चाहता था कि अमेरिका केवल उसके फायदे के लिए काम करे, है ना। तो इंग्लैंड की तो शुरू से नीति रही है, चाहे वो भारत पे शासन किया हो, चाहे वो अमेरिका पे शासन किया हो, चाहे वो अफ्रीका पे शासन किया हो, मतलब वो जहाँ जहाँ शासन किया वहाँ वहाँ सिर्फ अपना व्यापार फैलाने का काम किया। मतलब उसे सिर्फ धन और दौलत से मतलब था। उस देश का विकास हो, उस देश की बर्बादी हो, उससे कोई मतलब नहीं था। बस वो अपना विकास चाहता था, अपने देश का समृद्धि चाहता था, बस इतना ही किया है। आज तक वो यही करते आ रहा है। यूरोपवासी खास करके यूरोप हुआ, और इसी इसी रास्ते पर अमेरिका चल पड़ा है। चलिए इसके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, अब आगे समझिए थोड़ा। आगे समझते हैं। आर्थिक शोषण। इंग्लैंड चाहता था कि अमेरिका केवल उसके फायदे के लिए काम करे।
चलिए, इसके लिए क्या नया कर, न्यू टैक्स लाया गया, जिसे स्टाम्प एक्ट भी कहते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट लगाया गया, जिसका कड़ा विरोध हुआ और सैमुअल एडम्स ने नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अब स्टाम्प एक्ट क्या था, क्यों लाया गया, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर समझेंगे। चलिए, स्टाम्प एक्ट को पढ़ने से पहले सप्तवर्षीय युद्ध को जानना जरूरी है, जिस कारण ही स्टाम्प एक्ट हमारे मतलब अमेरिका में लागू किया गया था। तो सप्तवर्षीय युद्ध क्या था, किसके बीच हुआ, चलिए समझते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। ये 7 साल का युद्ध था, जिस कारण से सप्तवर्षीय युद्ध का नाम दिया गया। यह युद्ध मुख्य रूप से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। दोनों देशों के बीच उपनिवेशों पर अधिकार, व्यापारिक लाभ और समुद्री शक्ति बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा थी। मतलब ये दोनों देश यूरोप महादेश के थे, है ना। तो वो चाहते थे कि अपना अपना ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बढ़ाएं और वहाँ से क्या हो, व्यापार बढ़ाएं और वहाँ से ज़्यादा धन कमाएं। ये दोनों में क्या कंपटीशन चल रहा था, जिस कारण दोनों के बीच में युद्ध हुआ। यह संघर्ष केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तरी अमेरिका और भारत में भी लड़ा गया। समझिए, इस युद्ध में अंततः इंग्लैंड की विजय हुई। मतलब इस युद्ध में इंग्लैंड जीत गया, फ्रांस को बुरी तरह पराजित किया। तो फ्रांस को अपने कई उपनिवेश इंग्लैंड को देने पड़े। भारत में भी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, मतलब फ्रांस से क्रांति हुई थी, फ्रांस से क्रांति हुई। जब हम पढ़ेंगे भारतीय क्रांति के बारे में, तो फ्रांस से भी युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड के द्वारा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ समझते हैं, फ्रांस को अपने कई उपनिवेश इंग्लैंड को देने पड़े। भारत में भी उसके उपनिवेश थे जो इंग्लैंड के हाथों सौंपना पड़ा। लेकिन इस युद्ध में इंग्लैंड को बहुत अधिक धन खर्च हुआ। मतलब जब युद्ध होगा तो दोनों तरफ से धन और माल की क्या होती है, क्षति होती है, जिससे ऊपर पर भारी आर्थिक बोझ पड़ गया। मतलब इंग्लैंड के ऊपर बहुत सारा आर्थिक मतलब कर्जा बढ़ गया। इसी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए इंग्लैंड ने अपनी अमेरिकी उपनिवेशों पर नए कर लगाए, जिसे 1765 का स्टाम्प एक्ट कहा जाता है। मतलब 1765 का स्टाम्प एक्ट लाया गया। मतलब स्टाम्प एक्ट को खरीदने वाले अब क्या देंगे, उस पर टैक्स देंगे। इन करों के कारण अमेरिकी जनता में असंतोष बढ़ा, जो आगे चलकर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख कारण बना। तो अब स्टाम्प एक्ट अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि स्टाम्प एक्ट क्यों आया। हाँ, क्या कारण था जो स्टाम्प एक्ट को लाया गया अमेरिका में। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस हार गया, जिससे क्या हुआ, आर्थिक क्षति हुई। आर्थिक क्षति को पूर्ति करने के लिए इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट पर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, जिससे लोगों में क्या हो गई, असंतोष और भी बढ़ गई। चलिए आगे समझते हैं। तत्कालिक कारण, ये सबसे बड़ा तत्कालिक कारण था, जिस कारण पूरा जितने भी 13 उपनिवेश के जो निवासी थे, अमेरिकी निवासी थे, वो पूरी तरह इंग्लैंड के शासन व्यवस्था के खिलाफ एक युद्ध का शुरुआत कर दिया। क्या था तत्कालिक कारण, बोस्टन चाय पार्टी घटना। इसको बोस्टन टी पार्टी घटना भी बोलते हैं। समझते हैं इसको, फिर मैं एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा अपनी भाषा में। बोलता क्या, 1773 में चाय कानून के विरोध में अमेरिका के नागरिकों ने बोस्टन बंदरगाह पर चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। चलिए, मतलब 1773 ईस्वी में अमेरिका के नागरिकों ने, एक बोस्टन बंदरगाह था जिससे चाय से भरी जहाज को पूरा समुद्र में डुबा दिया गया। मतलब उस भरी हुई जहाज की पेटी को समुद्र में फेंक दिया निकाल के। कहने का मतलब ये बोस्टन चाय पार्टी घटना था क्या, ये समझिए पहले इसको। समझते हैं, बोस्टन चाय पार्टी घटना इसलिए हुई क्योंकि इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों पर चाय कानून लागू किया था। इस कानून के अनुसार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय ही अमेरिका में बेची जा सकती थी और उस पर कर भी देना पड़ता था। अमेरिकी उपनिवेशवासी पहले से ही करों का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी जब ब्रिटिश संसद में उनका प्रतिनिधि नहीं है तो वो कर क्यों दे। इन अन्याय के विरोध में 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन बंदरगाह पर कुछ उपनिवेशवासियों ने जहाजों में रखी चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। यह घटना ही बोस्टन चाय पार्टी घटना कहलाती है। ठीक है, समझते हैं इसको, ये था क्या अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ये लाइन समझिएगा। इंग्लैंड की सरकार, है ना, देखिए आप, इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश पर चाय कानून लागू किया था। इस कानून के अनुसार, है ना, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय ही अमेरिकी में बेची जा सकती थी। मतलब अमेरिका में जो भारत से चाय आता था, चाय का उत्पादन भारत में किया जाता था, तो वहाँ से लाकर अमेरिका में बेचा जाता था। तो अमेरिका में जब बेचा जाता था तो उस पर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसी का अधिकार था कि अमेरिका में वो चाय बेच सकता, और कोई भी व्यापारी अमेरिका में चाय नहीं बेच सकता था। जिसको लेकर वहाँ के निवासियों में असंतोष बढ़ा। लोग कहने लगे, क्यों सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों बेचेगा, मैं क्यों नहीं बेच सकता हूँ। यही कारण बना बोस्टन टी पार्टी घटना, है ना। बोस्टन एक शहर का नाम है जहाँ एक बंदरगाह है, वहाँ पर भरी हुई चाय से पेटी को समुद्र में फेंक दिया। और जो समुद्र में फेंक रहा था, लोग वहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो रेड इंडियन, मतलब मूल अमेरिकी निवासियों की तरह वस्त्र पहनकर वो गए थे। ये लोग पहचान नहीं सके। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। चलिए आगे समझते हैं संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं। इस अमेरिकी संग्राम में बहुत सारी घटनाएं घटी, जिसको हम समझते हैं। प्रथम संघर्ष था क्या, मतलब इस संग्राम को लेकर प्रथम जो युद्ध हुआ, मतलब प्रथम संघर्ष किया गया अमेरिकी उपनिवेशवासियों के द्वारा, तो वो था 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच लेगिस्टन में पहली लड़ाई, है ना। दूसरा क्या था, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, मतलब स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। कब जारी किया गया, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में टॉमस जेफरसन द्वारा। ये क्वेश्चन आता है कि घोषणा पत्र किसने जारी किया था, अमेरिका का टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसका सेनापति किसे बनाया गया, जॉर्ज वाशिंगटन को। ये भी क्या था, इंग्लैंड का ही था, लेकिन यहाँ देखो एक जाहिर सी बात है, इसने अमेरिका की तरफ से लड़ा, अमेरिकी उपनिवेशवासियों के लिए लड़ा, इसलिए अमेरिकी कहलाया, है ना। आगे चल के क्या प्रधानमंत्री बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया यूएसए का, है ना, पहला राष्ट्रपति। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेनापति का सेनापति बनाया गया। अंततः यह युद्ध 3 फरवरी 1783 को पेरिस संधि के साथ खत्म हुआ। मतलब जब ये युद्ध शुरू हुआ तो 1783 ईस्वी में पेरिस में एक संधि हुआ और इस युद्ध को इंग्लैंड और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच समाप्त किया गया। अब इसके परिणाम क्या हुआ, परिणाम के बारे में समझते हैं।
देखिए संग्राम के क्या परिणाम थे। पहला क्या था, नया राष्ट्र। जैसे ही जब संग्राम हुआ तो एक नया राष्ट्र का निर्माण किया गया। क्या क्या, दुनिया के नक्शे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली देश का उदय हुआ। मतलब बहुत बड़ा क्षेत्रफल था उसका, है ना, उसे मिलाकर एक संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया गया, जिसमें 13 उपनिवेश को भी मिला लिया गया, जिसमें एक लिखित संविधान 1789 में अमेरिका में विश्व का पहला लिखित संविधान लागू हुआ। तो क्वेश्चन ये आता है कि विश्व का मतलब दुनिया का कौन ऐसा देश है जहां पहली बार संविधान को लिखा गया है। 1789 ईस्वी में कहाँ लिखा गया बाबू, अमेरिका में लिखा गया। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अगर देखिए गणतंत्र की स्थापना मतलब लोगों की जो उसमें शासन व्यवस्था हो लोगों के द्वारा तय किया जाए, तो अमेरिका एक गणतंत्र बना जहां शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ अलग अलग क्या स्टेट है, लोग थोड़ी थोड़ी शक्ति को मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। मतलब जैसे हमारे भारत में क्या है ना कि एक संघ है, मतलब ये पूरे राज्य पर एक केंद्र सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। यहाँ पर कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, अलग देश का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में जो राज्य है वो थोड़े अपनी शक्ति को थोड़ा थोड़ा केंद्र सरकार को दिया, जो उस पर क्या कर सकता है, वो शासन कर सकता है। और वहाँ के लोग अगर वो संतोष है तो वो अपने अपने राज्य को उस देश से अलग भी कर सकता है। इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अगला है प्रथम राष्ट्रपति, बताए थे जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले एवं प्रथम राष्ट्रपति बने। चलिए, इंग्लैंड की हार के कारण तो समझ में आ ही गया होगा। अमेरिका की भौगोलिक स्थिति से अंग्रेज सैनिक अनजान थे। अमेरिकी निवासियों में एकता और आज़ादी का जज्बा जाग चुका था। फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी। जॉर्ज वाशिंगटन एक कुशल नेतृत्व करता थे, जिसकी अध्यक्षता में अमेरिकी लड़ाई लड़ी गई। ये रहा क्या, एक अमेरिकी इंडिपेंडेंस के बारे में बताया, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मैंने बताया। अब इसमें जो कुछ बच गया इसके क्वेश्चन आंसर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसका पूरा क्वेश्चन आंसर सही तरीके से जो टॉपिक्स में छूट गया उसे मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरी तरह रिकवर कर दूंगा। धन्यवाद।